आज हम कथा साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं जो पेट्रोमैक्स होता है या गैस से जलने वाली तेज रोशनी की लालटेन, जिनकी मधुरता सुनकर पहाड़ी मरीज भावुक हो उठते हैं। रोजी रोटी की तलाश में वह एक मध्यवर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज की इस शानदार सी कक्षा के लिए। आज हम कथा साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। यह क्लास साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। जो बच्चे साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको कट पेस्ट उतना ही मिलेगा, साहित्यिक हिंदी वाला पोर्शन, और जो बच्चे सामान्य हिंदी वाले हैं उनको सामान्य हिंदी वाला पोर्शन ही मिलेगा। हम सेपरेट चैनल्स में इस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर वही वीडियो मिली है, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है जी। और इसमें जो आपका सिलेबस है हम बिल्कुल उसी के अनुसार चल रहे हैं। आइए एक बार हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके चंद सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। आइए, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जो ये है इसी के अनुसार हम चलेंगे। ये पूरे आपके चैप्टर्स हैं। सबसे पहले देखें सामान्य हिंदी वालों के लिए, तो सामान्य हिंदी की जब बात करें, सामान्य हिंदी वालों को फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना पंचलाइट पढ़नी है। पंचलाइट आता है चैप्टर में भाई। इसी तरीके से शिवानी की रचना है लाटी, ये आपने पढ़ना है। अमरकांत जी की रचना है बहादुर, ये पढ़ना। ये तीनों रचनाएं तो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों को ही पढ़नी है। ये तीनों तो दोनों को ही पढ़नी है भाई, ठीक है ना। लेकिन आगे देखिएगा, ये जो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है ध्रुव यात्रा, यह सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों ने तो पढ़नी है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थियों ने ध्रुव यात्रा कहानी को नहीं पढ़ना है, इस रचना को नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। तो सामान्य हिंदी वालों की बात करूं तो उनके लिए 4 चैप्टर हैं। सामान्य हिंदी की यदि मैं बात करूं तो उनको यहां से ये 4 अध्याय देखने हैं, 2, 3, 4, 6 ये। और जो साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है जी, ये सा हिंदी लिख दिया था, यहां मैं साहित्यिक ऐसे कर देता हूं। साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये पढ़ना, ठीक है जी। तो उसी अनुसार आप लोगों ने इसे देखना है और टाइम भी प्रॉपर हम इस वीडियो की दे देंगे, उससे भी आपके लिए आसान हो जाएंगी सारी चीजें। आइए पंचलाइट से शुरू करते हैं। इस कहानी का सारांश आपको मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को, ये फोन को इस फॉर्मेट में रख दीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। कमेंट वगैरह बीच में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रख लिया करो जब भी पढ़ते हो, ठीक है। और बाकी कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पंचलाइट कहानी का सारांश देख रहे हैं, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। पंचलाइट का अर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए। जो पेट्रोमैक्स होता है या गैस से जलने वाली तेज रोशनी की लालटेन। लालटेन ही है ये एक तरीके की, पर कैसी है, तेज रोशनी की लालटेन है और ये गैस से जलने वाली है, ठीक है जी। तो पेट्रोमैक्स है, गांव में पेट्रोमैक्स आज भी चलता है वैसे, लेकिन प्रचलन लगभग न के बराबर हो गया है क्योंकि अब लाइट आ गई है, सारी सुविधाएं हैं। पर पेट्रोमैक्स इसे कहा जाता था लालटेन को। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह प्रसिद्ध कहानी ग्रामीण जीवन की सरलता, ध्यान से समझिएगा, ग्रामीण बेटा जो आपका अभी समय है ना, एकदम एक मिनट भी आपने बर्बाद नहीं करना है। मैं उसी अनुसार चल रहा हूं। इस कक्षा में न कोई फालतू की बात करूंगा न कुछ, केवल समय के अनुसार हम क्लास को देख रहे होंगे, चैप्टर को देख रहे होंगे, बस उसी अनुसार आपने भी देखना। मैं आपके समय की बिल्कुल कीमत समझता हूं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह प्रसिद्ध कहानी ग्रामीण जीवन की सरलता, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और मानवीय संवेदना का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। यह कहानी महतो टोली, कहां की है भैया, ये किस टोली से संबद्ध है यह कहानी, तो महतो टोली नामक एक पिछड़ी और अशिक्षित बस्ती के लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। किससे, महतो टोली नामक एक पिछड़ी और अशिक्षित बस्ती के लोगों से जुड़ी हुई है। महतो टोली के लोगों ने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा भाई इन लोगों ने, तो एक पेट्रोमैक्स खरीदा इन्होंने रामनवमी के मेले से। कहां से खरीदा, रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा और गांव के लोग इसे प्रेम पूर्वक पंचलैट कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे इसे, पंचलैट।
पंच लाइट वो कह नहीं पाते थे तो पंच लाइट कहा करते थे। हमारे गांव में आज भी कहते हैं कि लाइट आ गई क्या, लाइट, ये लाइट जो है ना, ये लाइट को लाइट, क्या आपके यहां भी कहते हैं भाई? गांव में क्या लाइट कहा जाता है आपके गांव में अभी भी कि लाइट आ गई रे, या जो भी आपकी अपनी भाषा होगी, अवधी, बघेली, भोजपुरी और खड़ी बोली, ठेठी या अन्य कुछ भी आप बोलते हो तो शायद लैट शब्द प्रचलित होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये शेष बचे उनसे पूजा पाठ की सामग्री खरीद ली गई और पूरे टोले में पंचलैट आने की खुशी थी। इस खुशी के अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया गया। भाई केवल एक पंचलाइट आई, एक लालटेन आई है, पर इसमें आयोजन किया जा रहा है। देखो, इस खुशी के अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी ही देर में पंचलाइट देखने के लिए टोले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग इकट्ठा हो गए कि भाई पंचलाइट देखेंगे, पंचलाइट देखेंगे, पंचलाइट देखेंगे। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? देखो, सरदार ने बड़े गर्व से पंचलाइट खरीदने की पूरी कहानी सबको सुनाई और टोले के लोगों ने सरदार और दीवान को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा। किसको देखा भाई? टोले के लोगों ने श्रद्धा और दीवान को कैसी नजर से देखा? श्रद्धा की नजर से देखा, सम्मान की नजर से देखा। आगे देखिएगा। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई, पंचलाइट को जलाएगा कौन? ओए भाई, पंचलाइट ला तो गए, जलाएगा कौन इसे? जलाना तो आता ही नहीं है। ये बड़ा बवाल हो गया। आगे देखो, इसे खरीदते समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसे जलाने की विधि कौन जानता है। पंचायत ने निर्णय लिया कि दूसरी जाति या दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलाइट नहीं जलवाया जाएगा। क्या निर्णय लिया? कि किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से या किसी दूसरे पंचायत के व्यक्ति से हम पंचलाइट को नहीं जलाएंगे। ये लोग निर्णय ले रहे थे। आगे देखिएगा, यह निर्णय किसने लिया था? पंचायत ने लिया था, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। क्या सोचा था उन्होंने? कि चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन हम किसी दूसरी जाति के लोगों से या फिर दूसरी पंचायत के लोगों से इस पंचलाइट को नहीं जलवाएंगे। उस दिन किसी ने अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई थी, कुछ भी नहीं जलाया भाई घर में, चूल्हा चौका कुछ भी नहीं हो रहा था। आगे देखिएगा, पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जो पंच होते हैं, पंच परमेश्वर, उनके चेहरे उतर गए कि यार पंचलाइट तो जली ही नहीं। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, पर महतो टोली के लोगों ने चुपचाप अपना अपमान सहन कर लिया। जो राजपूत टोली के लोग थे वो क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। ये चलता है भाई गांव में कि एक टोली वाले दूसरी टोली वालों के मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, पंचलाइट लेके आए थे, पंचलाइट जलाना तक नहीं आ रहा है इन्हें, बताओ। अलग अलग तरीके से मजाक बनाई जाती। तो राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, पर महतो टोली के लोगों ने चुपचाप अपमान सह लिया। वही गुलरी काकी, एक कौन थी? गुलरी काकी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी हुई थी। कौन बैठी थी जी? गुलरी काकी की बेटी थी मुनरी। नाम कितने शानदार है, देखो। गुलरी काकी हैं, उनकी बेटी है मुनरी बैठी हुई थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन कौन है भाई? ये। और इसे कैसे पता कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है? देखो, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ये जानती थी मुनरी। लेकिन पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। पंचायत ने क्या कहा था? इसके साथ कोई हुक्का पानी नहीं करेगा जी। जाते बाहर कर दिया था उस व्यक्ति को। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, ठीक है, नैन मटक्का हो गया था इन दोनों के बीच में, प्रेम करती थी। उसने यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई। किसको बताई उसने? अपनी एक सहेली को बता दी कि गोधन जला लेता है पंचलाइट, पर उसको तो भाई हुक्का पानी बंद किया है, जात बाहर किया है। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। पंचायत में इस बात पर गंभीर विचार हुआ कि जाति से बाहर किए गए गोधन को बुलाया जाए या नहीं। पंचायत यह विचार कर रही थी कि क्या करें, क्योंकि इस व्यक्ति को तो जात से बाहर कर दिया है। अब जब बाहर कर दिया है तो क्या फिर से इसे बुलाकर पंचलाइट जलवा ले? आगे देखिएगा, अंततः पंचलाइट के सम्मान की रक्षा के लिए गोधन को बुलाने का निर्णय लिया गया। हालांकि उसका हुक्का पानी बंद किया था, लेकिन पंचलाइट के सम्मान के कारण, पंचलाइट के सम्मान कह लो या फिर खुद का भी तो सम्मान था ना इनका, क्योंकि राजपूत टोली वाले लगातार इनकी मजाक बना रहे थे, उपहास कर रहे थे कि लागे पंचलाइट देखो जलाना भी नहीं आ रहा है। तो इन्हें बेइज्जती भी महसूस हो रही थी और रक्षा के लिए गोधन को बुलाने का निर्णय लिया गया।
आगे देखिएगा, ये किसकी रक्षा के लिए भाई? पंचलेट के सम्मान की रक्षा के लिए। आगे देखिएगा, सरदार ने पहले छड़ीदार को भेजा। किसको भेजा? किसी छड़ीदार व्यक्ति को भेजा, लेकिन छड़ीदार की बात मानकर गोधन नहीं आया। गोधन आया नहीं भाई। गोधन ने कहा मैं नहीं आ रहा। गोधन नहीं आया। बाद में गुलरी काकी, बाद में कौन गया? गुलरी काकी स्वयं गोधन के पास गई। ये गुलरी काकी कौन है? जिनकी बेटी से यह प्रेम करता है। उसे समझा बुझा कर ले आई। गोधन ने आते ही पूछा कि स्प्रिट कहां है? क्या पूछा? स्प्रिट कहां है बताओ। अब मां के लोग मुंह ताक रहे एक दूसरे की तरफ। उन्होंने तो स्प्रिट सुना भी नहीं था भाई, क्या होता है ये स्प्रिट। गोधन ने आते ही पूछा स्प्रिट कहां है? स्प्रिट का नाम सुनकर सब लोग उदास हो गए। सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या होता है, क्योंकि यह उपलब्ध ही नहीं थी। पर गोधन ने अपनी बुद्धिमत्ता से गरी के तेल की सहायता से क्या किया? पंचलैट जला दिया। कैसे जला दिया भाई? गरी के तेल से ही जला दिया। आगे देखा, पंचलैट जलते ही पूरे टोले में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचों ने गोधन को फिर से जाति में शामिल कर लिया। अपने हित के लिए, स्वार्थ है भाई, क्योंकि उसने पंचलैट जला दी। तो क्या हुआ? पंचों ने यह कहा कि भाई इसको हम जात में वापस लेते हैं, जबकि अब तक जात बाहर कर दिया था। सभी लोग एक स्वर में महावीर स्वामी जी की जय बोल उठे। कीर्तन पुनः शुरू हो गया। गोधन ने अपनी योग्यता से सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। प्रेम तो करती ही थी मुनरी गोधन से, लेकिन और प्रेम भरी दृष्टि से यहां देखा। अंत में सरदार ने गोधन से कहा तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। क्या कहा? कि तुम्हारे तो 7 खून माफ हैं। किसने कहा? सरदार ने कहा तुम्हारे 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। रात के भोजन के लिए गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर बुलाया था भाई। गुलरी काकी जिनकी बेटी से प्रेम करता है गोधन, तो इन्होंने अपने घर में बुलाया है गोधन को शाम के भोजन के लिए। आगे देखिएगा, ठीक है ना। और यहां तक थी ये कथा। तो पंचलाइट, लेकिन उस पंचलाइट को जब कोई जला नहीं पा रहा था और गोधन ने जला लिया, तो सभी हतप्रभ रहे, प्रसन्न हो गए, आश्चर्यचकित हुए। और गुलरी काकी भी मान ही गई है भाई, शाम के भोजन के लिए बुला लिया है उन्होंने। आगे देखिएगा, अब है कहानी लाटी, और यह इस कहानी का सार हम देखेंगे, और कहानी है शिवानी की। आइए देखिएगा, कहानी का आरंभ टीबी अस्पताल गोठिया सैनिटोरियम से होता है। कहानी का आरंभ कहां से होता है? टीबी अस्पताल गोठिया सैनिटोरियम से होता है, जहां कप्तान जोशी अपनी रोगिणी पत्नी बानो के साथ बंगला नंबर 3 में रहता है। कहां रहता है भाई कप्तान जोशी? पात्र कौन कौन है देखिएगा। पात्र है कप्तान जोशी। कप्तान जोशी, पात्रों का ध्यान होना चाहिए आपको सारी कहानियों के। कप्तान जोशी हैं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ। रोगिणी का मतलब जो रोगी हैं, ऐसी पत्नी के साथ रहते हैं। कप्तान दिन भर बानों के पलंग के पास आराम कुर्सी डालकर बैठा रहता है। वह आराम कुर्सी डालकर भाई बैठा रहता बानों के पलंग के पास ही। कभी उसके हाथों से तापमान चार्ट, कभी क्या होता है भाई, कभी उसके हाथों से तापमान चार्ट भरता, कभी क्या करता, कभी समय देखकर दवाइयां देता। टाइम हो गया फिर दवाई दे देगा। वह अन्य मरीजों की भी पूरी मन से सेवा करता था। मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता। झोड़े ये पहाड़ी संगीत होता है भाई। झोड़े जो है यह कुमाऊनी सांस्कृतिक संगीत है। कैसा संगीत है? सांस्कृतिक संगीत है। जिनकी मधुरता सुनकर पहाड़ी मरीज भावुक हो उठते। जिनकी मधुरता सुनकर कौन भावुक हो उठते भाई? पहाड़ी मरीज भावुक हो उठते और उनसे बार बार गाने का आग्रह करते। कप्तान अपनी पत्नी बानो की ओर स्नेह से देखकर मुस्कुरा देता। कप्तान किसकी ओर मुस्कुराता? अपनी पत्नी बानो की ओर देखकर स्नेह से मुस्कुरा देता। आगे देखिएगा, बीमारी ने बानो के गोरे चेहरे की रंगत छीन ली थी। वैसे तो वो गोरे चेहरे वाली थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन बीमारी के कारण क्या हो रहा था, उसके चेहरे की रंगत कम हो गई थी। चेहरे की रंगत बीमारी ने छीन ली थी। वह चुपचाप दिन रात कप्तान को ही देखती रहती थी। कप्तान कौन है? उनके पति हैं। अपने पति को ही देखती रहती थी। सैनिटोरियम का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। यह अधेड़ उम्र का था, यह समझिएगा। उसने कप्तान को समझाया कि मरीज को दवा से ठीक करना होगा, केवल प्यार से नहीं। क्या कहा?
कि मरीज को दवा से ठीक करना होगा, केवल प्यार से ठीक नहीं करना हो, केवल प्यार से ठीक नहीं हो जाएगी पत्नी तुम्हारी, और दवा भी देनी होगी। तो यह सुनकर कप्तान आहत हो गया। कप्तान भाई अंदर ही अंदर टूट गया थोड़ा सा। जो खैर नए उम्र का प्यार तो ऐसा ही होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि दवाई ले लो, बीमार हो गई हो। वो कह रही है नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, आप एक बार मिलने आ जाओ ना, मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस समय प्रेमी प्रेमिका ही एक दूसरे के लिए दवाई हो रहे होते हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि दवाई की आवश्यकता है। तो इन्हीं दिनों उनके बूढ़े पिता का पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह बीमारी विनाशकारी है। क्या लिखा? कि यह बीमारी कैसी है? विनाशकारी है, जो सबको समाप्त कर देती है और अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उनके पिताजी ने, जो कप्तान है, कप्तान जोशी है, उनके पिताजी ने कहा कि अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी कप्तान पहले की तरह मस्त रहा, फिर भी कप्तान पहले की तरह ही मस्त रहा। कभी बानों के बाल चूमता, कभी उसकी पलकों को, कभी किसी से हंसी मजाक करता, ऐसा मस्त रहा करता था। ठीक है जी। कभी बाल चूम लेता उसके, किसके भाई? पत्नी के। कभी उसके पलकों को देखता, निहारता, कभी पलकों को चूम लेता, कभी किसी से हंसी मजाक करता था। तो मदमस्त रहा करता। कुछ समय बाद कप्तान उदास रहने लगा। बानों की आंखों में भी गहरी उदासी उतर आई। एक तो टीबी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है भाई, मतलब लेके ही डूबती है। बानों की आंखों में भी गहरी उदासी उतर आई। कप्तान को पुराने दिन याद आने लगे, जब वह बानों को ओवरकोट में लपेटकर चीड़ के पेड़ों की छाया में बैठा करता था। अब चीड़ के पेड़ हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहे हो, ये बस मान लीजिए आपकी एक प्रकार के पेड़ होते हैं। ठीक है, बस ऐसे कुछ आकार के होते हैं, थोड़ा शंकु आकार पेड़ होते हैं। ठीक है जी, इस आकार के पेड़ होते हैं, शंकु आकार के, पत्ते ना होकर इसमें तीखे तीखे सुई सी होती हैं। वैसे यदि कभी देखना चाहें तो आप गूगल पर देख सकते हैं, पर उसकी आपको खास आवश्यकता नहीं है। कप्तान को पुराने दिन याद आने लगे, जब वह बानों को ओवरकोट में लपेटकर, बड़ा जो कोट होता है साइज का, ओवरकोट में लपेटकर चीड़ के पेड़ों की छाया में बैठा रहता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक शाम बानों की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर आया और कमरा खाली करने का आदेश दे दिया। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने क्या कहा कि कमरा खाली कर दो। भाई तबीयत खराब है, व्यक्ति क्या सोचेगा ऐसी स्थिति में? तबीयत भाई बिगड़ती जा रही है, अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर आया, डॉक्टर कह रहा कमरा खाली कर दो। मतलब डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है कि नहीं बचेगी है? क्या समझ में आएगा इस बात से? कुछ ऐसा ही शायद। देखो, उसने साफ कहा कि मरीज अब 3 दिन से अधिक नहीं बचेगी। यह सुनकर कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया। कप्तान का चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। भाई किसी भी पति के लिए यह सदमे जैसा ही होगा, सदमे से भी बड़ा होगा। बहुत बड़ा सदमा है ये कि उससे यह कह दिया जाए कि तुम्हारी पत्नी अब सिर्फ 3 दिन ही जीवित रहेगी। हालांकि हर पति पत्नी के बीच, हर प्रेमी प्रेमिका के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके बावजूद भी प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि जब यह पता लगे कि अब ये मेरे साथ नहीं रह पाएगा या नहीं रह पाएगी, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं इसके पास इस धरती में, तो वो कितना बड़ा सदमा है। देखो, तो यह सुनकर कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया। अगली सुबह जब कप्तान की नींद खुली तो उसने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। जब उसने अगली सुबह देखा तो बानो पलंग पर नहीं थी। भाई चारों ओर खोजबीन हुई लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन घाट पर बानो की साड़ी मिली। अगले दिन क्या हुआ था? घाट पर बानो की साड़ी मिली थी भाई, घाट पर। ठीक है जी, अनुमान लगाया गया कि मृत्यु के भय से वह नदी में कूद गई होगी। कुछ दिनों तक कप्तान उस साड़ी को सीने से लगाए फिरता रहा। ये जो कप्तान था कुछ दिनों तक उस साड़ी को अपने सीने से लगाए फिरता रहा। 1 वर्ष बाद कप्तान का पुनः विवाह हुआ। उसकी नई पत्नी प्रभा मेजर जनरल की इकलौती MA पास बेटी थी। दोबारा शादी हो गई है इसकी, ध्यान से देखिएगा। कप्तान का पुनः विवाह हुआ। उसकी नई पत्नी का नाम क्या? प्रभा। नई पत्नी है प्रभा, और पुरानी जो पत्नी थी भाई, जो बीमार रहा करती थी, जो रोगिणी थी, उनका नाम क्या था? बानो। तो नई पत्नी जो है प्रभा, मेजर जनरल की इकलौती MA पास बेटी थी। धूमधाम से विवाह हुआ। तमगों से सजे ससुर ने, तमगों से सजे हुए थे क्योंकि भाई मेजर जनरल की पोस्ट पर है तो बहुत सारे तमगे लगे हुए होंगे छाती में।
तमगों से सजे ससुर ने कन्यादान किया। और समय के साथ कप्तान की हंसी, समय के साथ क्या हुआ, कप्तान की हंसी, खिलखिलाहट और संवेदनशीलता खो गई। धीरे धीरे कप्तान की हंसी खो गई, संवेदनशीलता खो गई, भाई खिलखिलाहट जो थी उसके जीवन में वो खो गई। और 4 वर्षों में प्रभा ने 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। क्या हुआ, 4 वर्षों में प्रभा ने किसको जन्म दिया, 2 बेटों को जन्म दिया, 1 बेटी को जन्म दिया और धन संचय में लग गई। कप्तान अब मोटा हो गया, मूंछों का पुराना ठाठ भी समाप्त हो गया। ठीक है जी, आगे देखिएगा। एक दिन दोनों मोटी रकम लेकर, एक दिन दोनों कहां गए मोटी रकम लेकर, ध्यान से सुनना। एक दिन दोनों मोटी रकम लेकर नैनीताल घूमने गए। भाई नैनीताल का ही हूं मैं, तो मेरी आदत रहती है कि कोई भी रचना पढ़ा रहा हूं तो उससे पहले एक बार पढ़ लूं, हालांकि चाहे उससे पहले भी पढ़ाया हो पर फिर से एक बार पढ़ लूं। तो जब कल शाम पढ़ रहा था इस कहानी को, तो मैं अपने घर समझिए कि एक तरीके से घूम रहा था, आभास कर रहा था। एक दिन दोनों मोटी रकम लेकर नैनीताल घूमने गए और ग्रैंड होटल में ठहरे। कहां ठहरे भाई, ग्रैंड होटल में ठहरे। पहाड़ घूमते समय भुआली के पास एक छोटी चाय की दुकान पर रुके। कहां रुके जी, भुआली के पास में एक छोटी चाय की दुकान पर रुके। तभी अलख निरंजन, तभी क्या जी, अलख निरंजन करते वैष्णवियों का एक दल वहां आ पहुंचा और दल की मुखिया तेज तर्रार थी। एक दल था वैष्णवियों का और जो दल की मुखिया थी वो तेज तर्रार थी। दुकानदार ने पूछा लाटी भी आई है। दुकानदार ने क्या पूछा कि जी लाटी भी आई है, लाटी भी आई है। तभी सबकी निगाह एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। दुकानदार ने यह पूछा कि भाई लाटी भी आई है, लाटी का मतलब क्या होता है, अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां बता सकता हूं लेकिन इंतजार करवाना चाहता हूं आपको। तभी सबकी निगाह एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह देवांगना सी हंस रही थी। मेजर जनरल का शरीर सुन्न पड़ गया। मेजर जनरल का शरीर सुन्न पड़ गया। वह स्त्री साक्षात बानो थी। कौन थी वह स्त्री कौन थी भाई, साक्षात बानो थी। लाटी गूंगी थी। लाटी थी, लाटी का मतलब होता है गूंगी। लाटी का मतलब पहाड़ी भाषा में होता है भाई, कुमाऊनी भाषा में कह सकते हैं गूंगी इसका मतलब होता है। और उसकी जीभ कटी हुई थी। उसकी जीभ कैसी थी जी, कटी हुई थी और चेहरा मासूम लगता था। वैष्णवी ने बताया कि यह स्त्री कभी नदी में तैरती मिली थी। गले में मंगलसूत्र था। गले में क्या था जी, मंगलसूत्र था और भयंकर क्षय रोग से पीड़ित थी। गुरु की शरण में आने से उसका रोग ठीक हो गया। जब वह गुरु की शरण में आई तो उसका रोग तो ठीक हो गया पर स्मृति लौट कर नहीं आई। स्मृति का मतलब है याददाश्त लौट कर नहीं आई। वह बस हंसती रहती थी। प्रभा ने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह अपने पति को भी भूल गई है। प्रभा ने क्या पूछा आश्चर्य से, यह प्रभा कौन है, नई पत्नी है, कैप्टन की नई पत्नी है। कि प्रभा ने आश्चर्य से पूछा क्या यह अपने पति को भी भूल गई है। वैष्णवी ने कहा मुझे कुछ याद नहीं। चाय का पैसा देकर वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर मारते हुए लाटी को उठाया। हल्की सी ठोकर मारी कि उठ जा, क्योंकि वो सुन तो भाई वो बोल तो नहीं सकती है, लाटी है, गूंगी है, बोल नहीं सकती। उसको बताया भी वैसे ही कि उठ जा और दल आगे बढ़ गया। लाटी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ये लाटी कौन थी पता चल गया आपको। लाटी कौन थी, ये कैप्टन की पहली पत्नी थी जिसकी सिर्फ साड़ी मिली थी उसे, बाद में विवाह कर लिया था उसने, लेकिन ये वो पहली पत्नी थी जो उसकी संवेदनशीलता हुआ करती थी, जो उसकी हंसी खुशी मुस्कुराहट सब कुछ हुआ करती थी, ये वो थी। आगे देखिएगा, बहादुर कहानी का सारांश देखने जा रहे हैं। लेखक हैं अमरकांत। समझिएगा, अमरकांत द्वारा रचित यह कहानी आधुनिक भारत के एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता और उसमें पलते शोषण को उजागर करती है। कहानी का नायक बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का निर्धन बालक है। यह कहां का है भाई बहादुर? एक तो यह है कि जो भी नेपाल के लोग हैं उनको हम लोग बहादुर कह देते हैं। क्यों कहते हैं पता नहीं, जबकि बहादुर नाम नहीं होता है यार उनका। मतलब किसी का नाम बहादुर हो भी सकता है पर सबसे बहादुर कह देना शायद अच्छी बात तो नहीं है। समझ रहे ना भाई, उसका कुछ नाम है तो वो नाम हमें कहना चाहिए। अभी यहां देखिएगा कि अमरकांत द्वारा रचित यह कहानी आधुनिक भारत के एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता और उसमें पलते शोषण को उजागर करती है। कहानी का नायक है बहादुर। कहानी का नायक क्या है भाई? बहादुर है। नेपाल का 12-13 वर्ष का निर्धन बालक है।
उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे। उसके पिता कहां मारे जा चुके थे जी? युद्ध में मारे जा चुके थे। और मां के कठोर व्यवहार तथा मारपीट से त्रस्त होकर वह घर छोड़ देता है। मां भी उसको बहुत मारा करती थी, बहुत पीटा करती थी, तो उसी मारपीट से त्रस्त होकर, परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया था। रोजी रोटी की तलाश में वह एक मध्यवर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगता है। रोजी रोटी की तलाश में क्या करता है? वह मध्यवर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगता है। घर का जो काम होता है बस वो सारा करने लगता है एक नौकर के रूप में। गृह स्वामिनी, घर की जो स्वामिनी है निर्मला। गृह स्वामिनी कौन है जी? निर्मला। नाम ध्यान रखेंगे। बहादुर का परिश्रम, आज्ञाकारिता और हंसमुख स्वभाव बहुत भाता है। किसको भाई? गृह स्वामिनी निर्मला को बहादुर का स्वभाव बहुत भाता है, क्योंकि वह परिश्रमी भी था, वह आज्ञाकारी भी था और वह हंसमुख भी था। आगे देखिएगा, वही उसका नाम बहादुर रखती है। वो उसका नाम क्या रखती है? बहादुर रख देती है। आगे देखिएगा, बहादुर देर रात तक घर का सारा काम करता और सुबह जल्दी उठकर फिर से काम में लग जाता। सुबह जल्दी उठता तो फिर काम में लग जाता और रात में भी देर तक काम करता था। उसे अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी। उसको भाई अपने काम से कोई भी शिकायत नहीं थी। वह सदा मुस्कुराता रहता और रात में सोते समय पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता। हर समय क्या करता? वो सोता रहता और पहाड़ी भाषा में गीत गुनगुनाता। हंसना और दूसरों को हंसाना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। हंसना भी और दूसरों को हंसाना भी उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बेटा किशोर। निर्मला का बेटा कौन था जी? किशोर स्वभाव से उद्दंड और आलसी था। स्वभाव से क्या था? उद्दंड था, आलसी था। उसने अपने सारे काम बहादुर पर डाल दिए थे। देखिए, निर्मला का बेटा है किशोर। निर्मला का बेटा कौन है जी? किशोर है। वह स्वभाव से बहुत उद्दंड है और कैसा है जी? आलसी भी है। उसने अपने सारे काम किस पर डाल दिए? बहादुर पर डाल दिए। ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। बहादुर पर पहले से ही बहुत सारे काम है, लेकिन अब निर्मला का बेटा भी उस पर काम डाल दे रहा है। जरा सी गलती पर वह बहादुर को बेरहमी से पीटता। मार खाकर बहादुर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद फिर पहले की तरह काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने उसे अपमानजनक गाली दी। क्या कहा? सुअर का बच्चा। ऐसी अपमानजनक गाली किसने दी? किशोर ने दी। यह अपमान बहादुर सहन नहीं कर पाया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। उसने क्या कहा? कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। काम करने से इनकार कर दिया। आगे देखिएगा, इसके बाद घर का वातावरण और भी कठोर हो गया। अब छोटी छोटी भूलों पर भी किशोर और निर्मला दोनों मिलकर बहादुर को पीटने लगे। मारपीट और अपमान से उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और उससे गलतियां और बढ़ गई। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार परिवार सहित घर आए। निर्मला के रिश्तेदार कहां आए थे? परिवार के साथ उसके घर में आए थे। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये गायब हो गए। अचानक क्या हुआ कि उस रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए गायब हो गए भाई? 11 रुपये गायब हो गए। वह कमरे, चारपाई, फर्श पर रुपये खोजने लगी। बिना किसी ठोस प्रमाण के सभी लोगों का शक बहादुर पर ही गया। कोई ठोस प्रमाण नहीं था, पर शक किस पर गया? तो बहादुर पर गया। बहादुर ने रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। बहादुर ने क्या कहा? मैंने रुपये नहीं लिए हैं, उसने साफ कह दिया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे बुरी तरह पीटा गया और पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी गई। और सभी को यह उम्मीद थी, सभी को क्या उम्मीद थी? कि डर के मारे वह चोरी स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब उसने चोरी की ही नहीं थी तो वह झूठा स्वीकार कैसे करता? भाई लोगों को लग रहा था कि डर है तो ये स्वीकार कर लेगा कि चोरी इसने किया। पर भाई किसी ने चोरी की ही नहीं हो तो वह कैसे स्वीकार कर सकता है कि मैंने चोरी की है? अब मैं आपसे कहूं कि आपने चोरी कर ली है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई एक छोटा सा भी प्रमाण नहीं है, बस मैंने यूं ही कह दिया आपने चोरी की है, आप मान लोगे क्या? अरे नहीं मानोगे ना भाई, नहीं मानोगे। कोई भी कहेगा नहीं मानोगे। वैसे ही उसके बाद बहादुर भीतर से टूट गया। तो उसने स्वीकार तो नहीं किया कि चोरी मैंने की, लेकिन वो भीतर से टूट गया। उसका हंसता चेहरा उदास रहने लगा। वह उसका जो हंसता हुआ चेहरा था वो कैसे रहने लगा? उदास रहने लगा। कुछ दिन बाद एक दोपहर वह बिना कुछ कहे अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। शाम को जब निर्मला का पति दफ्तर से लौटा तब सबको पता चला कि बहादुर चला गया। अब निर्मला, उसका पति और किशोर तीनों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया।
तीनों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया, क्योंकि अब तो वो चला गया, पर अब क्या हो, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चला गया वो। इतना अच्छा व्यक्ति तुम्हें काम करने के लिए घर में मिला था, जो तुम्हारे सारे काम करता था, अब ढूंढ लो ऐसा नौकर, ढूंढे भी नहीं मिलेगा। देखिएगा, तीनों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि उसने रुपये नहीं चुराए थे। सभी को गहरा पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर लौट नहीं आया, बहादुर लौट कर नहीं आया भाई, वह चला गया। भाई जब तुम किसी को तोड़ दोगे, भीतर से तोड़ दोगे, उसका आत्मविश्वास तोड़ दोगे, उसका सम्मान तोड़ दोगे, तो फिर वह तुम्हारे साथ रहेगा क्या? नहीं रहेगा भाई। ऐसी ही स्थिति यहां भी हुई है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने देख लिया। इसका ये छोटा सा अंश और बचा कि कहानी के अंत में बहादुर की यादें ही उस घर में शेष रह जाती हैं। वह गरीब था, पर स्वाभिमान, सहनशीलता और आत्मसम्मान से भरपूर था। यह कहानी समाज के उस वर्ग पर करारा प्रहार करती है जो कमजोर और निर्धन लोगों के श्रम का लाभ उठाकर उन्हें अपमानित करता है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने इसमें कर लिया है। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब हम देखने जा रहे हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सार। ध्रुव यात्रा कहानी का सार लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है जी, ध्रुव यात्रा की बात करेंगे तो जैनेन्द्र कुमार जी की एक भावनात्मक और विचार प्रधान कहानी है। कैसी है भाई? ये भावनात्मक कहानी है और विचार प्रधान कहानी है, जिसमें प्रेम, कर्तव्य, आत्मसंघर्ष और त्याग की त्रासदी को गहराई से उकेरा गया। क्या है इसमें? प्रेम भी है, इसमें कर्तव्य भी है, इसमें आत्मसंघर्ष भी है और त्याग भी है। इन सभी की त्रासदी की कहानी इसमें व्यक्त हुई है। कहानी का केंद्र बिंदु क्या है जी? राजा रिपुदमन है। कहानी का केंद्र बिंदु है, कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है राजा रिपुदमन। कौन है भाई? वो राजा रिपुदमन है, जो उत्तरी ध्रुव की सफल यात्रा पूरी कर लौटते हैं। जो उत्तरी ध्रुव की सफल यात्रा पूरी करके लौटते हैं भाई, पूरी की पूरी यात्रा करके लौटते हैं। आगे देखिएगा, उत्तरी ध्रुव से कहां की यात्रा करके आते हैं? पहले तो देखिएगा, जो राजा का नाम है वो है राजा रिपुदमन, जो उत्तरी ध्रुव की सफल यात्रा पूरी करके लौटते हैं। उत्तरी ध्रुव से वापसी के समय यूरोप के विभिन्न नगरों में राजा रिपुदमन का भव्य स्वागत होता है। हर स्थान पर उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिलती है। अखबारों में उनकी विजय की चर्चा छपती रहती है। यह समाचार पढ़कर उर्मिला अत्यंत प्रसन्न होती है। यह जो समाचार होता है, इसे पढ़ने के बाद उर्मिला बहुत प्रसन्न होती है और अपने सोए हुए शिशु को प्रेम से चूम लेती है। जो उनका सोया हुआ शिशु होता है उसे प्रेम से चूम लेती है। कई दिनों तक वह अखबारों में प्रकाशित ध्रुव यात्रा से संबंधित समाचारों को पढ़ती रहती है, कि वो अखबारों में से पढ़ती है, ध्रुव यात्रा का जो भी अंश होता है उसे पढ़ती है। आगे देखिएगा, रिपुदमन मुंबई पहुंचते हैं। रिपुदमन कहां पहुंचते हैं जी? मुंबई पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है और शिष्टमंडल के आग्रह पर वे दिल्ली आते हैं। शिष्टमंडल उनसे आग्रह करता है कि दिल्ली आइए, और वे दिल्ली भी आते हैं। यहां भी लोग उनसे मिलने को उत्सुक रहते हैं, किंतु उनके चेहरे पर उल्लास नहीं झलकता, उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं झलकती है। एक संवाददाता टिप्पणी करता है कि रिपुदमन लोगों के बीच होते हुए भी जैसे कहीं और खोए हुए रहते हैं, कि आप तो लोगों के बीच में हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप कहीं खोए हुए हैं। क्या कारण है? आगे देखिएगा, यह बात पढ़कर उर्मिला अखबार बंद कर देती है। यह बात पढ़ने के बाद उर्मिला अखबार बंद कर देती है। भाई अब कहां खोए होंगे वो, आप अनुमान लगा पा रहे हैं? मानो वह उनके मन की व्याकुलता समझ गई, वो उनके मन की व्याकुलता भाई समझ गई है। यूरोप में रहते हुए रिपुदमन ने आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। किसकी ख्याति सुनी थी? आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली आने तक उनसे भेंट नहीं हुई थी। जब दिल्ली आए तो तब उनसे भेंट नहीं हुई थी। अवसर मिलते ही वे आचार्य मारुति के पास जाते हैं। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है तो वह कहां जाते हैं? आचार्य मारुति के पास जाते हैं। अभिवादन के बाद मारुति उनसे कहते हैं कि वैद्य के पास रोगी आते हैं। क्या कहा? वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। तब रिपुदमन स्वीकार करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती और उनके मन पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया है। क्या कहते हैं? कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, उनके मन पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया है। आगे देखिएगा, दोनों के बीच गहन संवाद होता है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। रिपुदमन क्या कहते हैं? कि जो विवाह है
वह बंधन है एक तरीके से मेरे लिए, वो विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करते। प्रेम से वो इनकार नहीं करते, कहते हैं प्रेम तो करता हूं पर विवाह बंधन है। आगे देखिएगा, एक दिन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में रिपुदमन और उर्मिला की मुलाकात होती है। एक दिन सिनेमा हॉल में क्या होता है, सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में रिपुदमन और उर्मिला, ध्यान से देखिएगा, रिपुदमन है और कौन है जी, उर्मिला की मुलाकात होती है। उर्मिला उनकी प्रेमिका है। उर्मिला कौन है, उनकी प्रेमिका है और उसी के पुत्र की मां भी। उर्मिला उनकी प्रेमिका भी और उसी के पुत्र की मां भी है। बिल्कुल ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यह रहस्य केवल उन्हीं दोनों तक सीमित है, यह रहस्य केवल इन दोनों तक ही सीमित है। दोनों के बीच भावुक बातचीत होती है। दोनों के बीच कैसी बातचीत होती है, भावुक बातचीत होती है। रिपुदमन अपने पुत्र का नाम रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर रखता है। रिपुदमन अपने पुत्र का नाम क्या रखता है जी, अपने पुत्र का नाम वो रखता है रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर, ये नाम रखता है। उर्मिला पूछती है कि वह अपना अभियान अधूरा छोड़कर क्यों लौट आए। उर्मिला ये पूछती है कि अपना अभियान आपने बीच में क्यों छोड़ दिया, अधूरा क्यों छोड़ दिया। वह कहती है कि उसे उसकी और बच्चे की चिंता नहीं करनी चाहिए। रिपुदमन कहता है कि वह केवल उसी का है और वही करेगा जो वह चाहे। क्या कह रहा है, रिपुदमन कहता है कि वह केवल उसी का है और वही करेगा जो वह चाहे। उर्मिला बताती हैं कि उसे उस पर गर्व है और वह चाहती है कि वह दक्षिणी ध्रुव की यात्रा अवश्य करे। यदि वह उसके कारण रुक गया तो वह स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके मार्ग में तो भटकाव दिख रहा है भाई। यहां से वो क्या कहता है कि यह केवल उसी का है और मतलब पुत्र जो है वो उसी का है, कुछ इस तरीके से वह उससे कहता है। आचार्य मारुति की चर्चा आने पर उर्मिला उन्हें ढोंगी कहती है। उर्मिला उन्हें क्या कहती है कि अरे वो तो ढोंगी हैं। किंतु रिपुदमन आग्रह पर वह उनसे मिलने जाती है। रिपुदमन जब आग्रह करता है तो वह उनसे मिलने जाती है। मारुति विवाह का सुझाव देते हैं। मारुति क्या कहते हैं, विवाह कर लीजिए, पर उर्मिला इसके लिए तैयार नहीं होती। बाद में मारुति रिपुदमन को बताते हैं। बाद में मारुति किसको बताते हैं भाई, रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उनकी सगी पुत्री है। उर्मिला उनकी सगी पुत्री है, ठीक है जी। उर्मिला उनकी उसी के पुत्र की मां भी, यहां तक तो ठीक था। पर ये देखिएगा, उर्मिला उनकी सगी पुत्री है और उन्हें विवाह कर साथ रहना चाहिए। उर्मिला उनकी सगी पुत्री है, किसकी, आचार्य मारुति की, ठीक है जी। जो आचार्य मारुति हैं इनकी सगी पुत्री है और उन्हें विवाह कर साथ रहना चाहिए। रिपुदमन भी यही चाहता है, किंतु उर्मिला के दृढ़ निश्चय के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव यात्रा के लिए अमेरिका फोन कर देता है कि अब मुझे दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाना है और बताता है कि परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज रवाना होगा। क्या बताता है, परसों कहां के लिए, तो शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज रवाना होगा। उर्मिला कुछ दिन रुकने का आग्रह करती है लेकिन रिपुदमन नहीं मानता। इस समाचार से अखबारों में हलचल मच जाती है। वह दिन भी आ जाता है जब रिपुदमन उर्मिला से सदा के लिए दूर चला जाता है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, उर्मिला कल्पनाओं में खोई रहती है पर तीसरे दिन अखबार में छपी खबर उसे स्तब्ध कर देती है। राजा रिपुदमन का शव खून से लथपथ पाया गया था। रिपुदमन का शव मिला है खून से लथपथ। कनपटी के आर पार गोली का निशान था। तकिए के नीचे मिले पत्र में लिखा था कि यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को निभाने के लिए की थी। क्या कह रहे हैं, यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को निभाने के लिए थी। ध्रुव पर भी बचना संभव नहीं था। क्या कह रहे हैं, ध्रुव पर भी बचना संभव नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। कह रहे हैं कि अब भी नहीं बचूंगा और ध्रुव पर भी बचना संभव नहीं था। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। इस प्रकार यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य के द्वंद्व को करुण अंत के माध्यम से प्रस्तुत करती है। पर सोच के देखो तब कैसा होता होगा उस प्रेमिका के लिए जब उसने भेजा है उन्हें दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर और उसके बाद उसे पता लगा कि उसके प्रेमी का शव मिला है। झकझोर देगा अंदर से, बिल्कुल कुछ वैसा ही है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कर्मनाशा की हार। अब हम देख रहे हैं भाई कर्मनाशा की हार, ठीक है जी। कर्मनाशा की हार, इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। कौन है जी, शिव प्रसाद सिंह इस कहानी के लेखक हैं। और कर्मनाशा की हार की बात कर लें, शिव प्रसाद सिंह की एक प्रभावशाली सामाजिक कहानी है। ये शिव प्रसाद सिंह जी की एक प्रभावशाली कहानी है, सामाजिक कहानी है, जिसमें अंधविश्वास,
सामाजिक भय, नैतिक साहस और मानवीय संवेदना के संघर्ष को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से देखिएगा कि कर्मनाशा की हार जो यह कहानी है, यह किसके, शिव प्रसाद सिंह जी की एक प्रभावशाली सामाजिक कहानी है और जिसमें अंधविश्वास को, सामाजिक भय को, नैतिक साहस और मानवीय संवेदना के संघर्ष को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया गया। कर्मनाशा नामक नदी के तट पर, कर्मनाशा एक नदी है, कर्मनाशा किसका नाम है भाई, नदी का नाम है। कर्मनाशा नदी के तट पर बसे नईडीह गांव में इस कथा की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। गांव का नाम क्या है, नईडीह गांव का नाम है। आगे देखिएगा, इस गांव में भैरव पांडे नामक व्यक्ति रहते थे। इस गांव में कौन रहते थे भाई, भैरव पांडे नाम के व्यक्ति रहते थे जो पैरों से अपाहिज थे, जो पैरों से थे अपाहिज, और उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्ष के छोटे भाई, अपने 2 वर्ष के कौन भाई, छोटे भाई थे कुलदीप का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। भाई माता पिता का तो हो गया देहांत, माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्ष के छोटे भाई का, 2 वर्ष के छोटे भाई जो है कुलदीप, उनका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। जब कुलदीप 16 वर्ष का नवयुवक बन चुका है, भैरव पांडे का स्वभाव अनुशासित और समाज की मर्यादाओं से भरा हुआ है। भैरव पांडे का स्वभाव कैसा है, वह अनुशासित है और समाज की मर्यादाओं से बंधा हुआ है। भैरव पांडे के घर के पास ही एक मल्लाह परिवार रहता है। जो ये भैरव पांडे हैं, इनके घर के पास ही कैसा परिवार रहता है, एक मल्लाह का परिवार रहता है, और उसी परिवार की विधवा बेटी फुलमत है। उसी परिवार की एक विधवा बेटी भी है फुलमत। एक दिन फुलमत भैरव पांडे के घर से बाल्टी मांगने आती। एक दिन क्या होता है भाई, फुलमत जो है ये भैरव पांडे के घर से क्या मांगने आती हैं, बाल्टी मांगने आती है। और बाल्टी देते समय कुलदीप उससे टकरा जाता है। बाल्टी देते समय कुलदीप उससे टकरा जाता है। फुलमत पहले संकोच में पड़ जाती है, फिर मुस्कुरा देती है। कुलदीप भी उसे एक टक देखता रह जाता है। भैरव पांडे यह दृश्य देख लेते हैं और तभी से कुलदीप की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने लगते हैं कि ध्यान रखना पड़ेगा इस लड़के पर। आगे देखिएगा, समय के साथ कुलदीप और फुलमत एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। दोनों एक चांदनी रात में छिपकर कर्मनाशा नदी के किनारे मिलने जाते हैं। चांदनी रात है और कर्मनाशा नदी के निकट ये लोग रात में मिलने के लिए जाते हैं। संयोगवश भैरव पांडे उन्हें देख लेते हैं। संयोग ही था कि भैरव पांडे उन्हें वहां देख लेते हैं। यह दृश्य उन्हें क्रोध से भर देता है। वे दोनों को फटकारते हैं और कुलदीप के गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। अपमान, भय और लज्जा के कारण कुलदीप घर छोड़कर भाग जाता है। अपमान भी हो जाता है, भय यानी कि डर भी होता है, और भाई लज्जा भी आती है। इस कारण कुलदीप घर छोड़कर भाग जाता है। कुछ महीनों बाद कर्मनाशा नदी में भयानक बाढ़ आ जाती है। गांव में यह अंधविश्वास फैला हुआ है कि जब जब कर्मनाशा में बाढ़ आती है तब तब वह किसी मानव की बलि अवश्य लेती है। इसी बीच यह बात फैल जाती है कि फुलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या बात फैलती है कि फुलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया है और गांव वाले यह मान लेते हैं कि नदी की बाढ़ का कारण यही पाप है। गांव वाले क्या मानते हैं कि नदी की बाढ़ का कारण क्या है, यही पाप है कि फुलमत का विवाह भी नहीं हुआ था और विवाह से पूर्व ही इसने एक बेटे को जन्म दे दिया, एक बच्चे को जन्म दे दिया है। वे निर्णय लेते हैं कि फुलमत और उसके नवजात शिशु को कर्मनाशा की धारा में फेंक दिया जाए। क्या निर्णय लेते हैं कि वे फुलमत को भी और उसकी संतान को भी इस कर्मनाशा नदी में फेंक देते हैं ताकि एक बलि मिल जाए और कर्मनाशा की बाढ़ शांत हो जाए। डरी सहमी फुलमत अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी रहती है। उसी समय भैरव पांडे वहां पहुंचते हैं। उसी समय भैरव पांडे वहां पहुंच जाते हैं। वे इस अमानवीय कृत्य को रोकना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकलाज के भय से सच बताने में हिचकिचाते हैं। अंततः उनकी अंतरात्मा जाग उठती है। अंतरात्मा जाग उठती है होना चाहिए। उनकी अंतरात्मा जाग उठती है। वे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और निर्भीक स्वर में घोषणा करते हैं कि फुलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और यह बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। यह घोषणा करते हैं, पर यह हिम्मत होनी चाहिए भाई, और मतलब काबिले तारीफ हिम्मत है कि वे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और निर्भीक स्वर में यह घोषणा करते हैं। क्या कहते हैं कि फुलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है और उनकी बहू है, यह बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर और साहसी स्वर में उत्तर देते हैं कि यदि वे यहां उपस्थित सभी लोगों के पाप गिनाने लगे, कि यहां जितने लोग हैं मैं एक एक के पाप गिनाऊं, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिससे कर्मनाशा की धारा में न जाना पड़े। भाई सभी पापी हैं,
सच्चाई है कि नहीं? सभी पापी हैं। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, लोगों की आंखें झुक जाती हैं। उसी समय नदी की बाढ़ भी उतरने लगती है। उसी समय क्या होता है? नदी की बाढ़ भी धीरे धीरे उतरने लगती है। इस प्रकार अंधविश्वास, क्रूरता और भय पर मानवीय साहस, सत्य और करुणा की विजय होती है। कर्मनाशा की हार वास्तव में अंधविश्वास की हार। कर्मनाशा की हार वास्तव में अंधविश्वास की हार है। कर्मनाशा की बाढ़ हारी, लेकिन प्रतीक रूप में हारा कौन? असल में ये जो अंधविश्वास था ये हार गया, सत्य की जीत हुई। अगली रचना देखिएगा, खून का रिश्ता। इसे देख लेते हैं। यह भीष्म साहनी जी की रचना है। विधा है यथार्थवादी सामाजिक कहानी। देखिएगा, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी खून का रिश्ता आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों की वास्तविक स्थिति को अत्यंत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी इस कटु सत्य को उजागर करती है। यह जो कहानी है इस कटु सत्य को उजागर करती है कि आज के युग में रक्त संबंधों का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह कहानी क्या व्यक्त कर रही है, क्या दर्शा रही है कि आज के युग में क्या हो गया है। आज के युग में भाई धीरे धीरे रक्त संबंधों का महत्व समाप्त हो गया है और रिश्तों की पहचान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक हैसियत से की जाने लगी है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज की संवेदनहीनता, स्वार्थ और मानसिक संकीर्णता और मानवीय मूल्यों के पतन पर करारा प्रहार किया है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगलसेन है, जो एक निर्धन है, सरल है, भावुक और आत्मसम्मानी व्यक्ति है। भाई मुख्य पात्र तो है मंगलसेन। यह निर्धन भी है, सरल भी है, भावुक और आत्मसम्मानी व्यक्ति भी है। यह लेखक के भतीजे वीर जी का चाचा है। किसका चाचा है भाई? लेखक के जो भतीजे हैं वीर जी, उनका चाचा है। और मंगलसेन अपने परिवार में उपेक्षित जीवन जीता है। मंगलसेन जो है ये परिवार में उपेक्षित जीवन जीता है, फिर भी उसके मन में अपने रिश्तों के प्रति गहरा लगाव है। कहानी की शुरुआत मंगलसेन के एक स्वप्न से होती है। मंगलसेन एक स्वप्न देखता है, उससे होती है। इस स्वप्न में यह वीर जी की सगाई में सम्मानित अतिथि के रूप में बैठा होता है। इस स्वप्न में क्या होता है भाई? वह वीर जी की सगाई में सम्मानित अतिथि के रूप में बैठा होता है। लोग उससे प्रेम पूर्वक बात कर रहे होते हैं और उसे पूरा आदर सम्मान मिल रहा होता है। यह स्वप्न मंगलसेन की उस दबी हुई इच्छा को प्रकट करता है जो वह वास्तविक जीवन में पूरी नहीं कर पाता। असल मायनों में हम स्वप्न वही देख रहे होते हैं जो हम सत्य में नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर हम जी नहीं रहे हैं, जिसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम स्वप्नों में महसूस करते हैं या स्वप्नों में देखते हैं, जो हमारी चाहत होती है। वास्तव में वीर जी की सगाई होने वाली होती है। वीर जी आधुनिक सोच वाला युवक है और सादगी में विश्वास करता है। वह नहीं चाहता कि सगाई में अधिक तामझाम हो या बहुत से रिश्तेदार साथ आए, इसलिए वह केवल अपने पिता को सगाई में भेजने का निर्णय लेता है। क्या कहता है? बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, केवल पिता को सगाई में भेजने का निर्णय लेता है। इस निर्णय में मंगलसेन को शामिल नहीं किया जाता। इस निर्णय में मंगलसेन को शामिल नहीं किया जाता, पर वो तो भाई भीड़ भाड़ लेके ही नहीं जा रहा है ना, केवल पिता को। आगे देखिएगा, जब मंगलसेन को यह बात पता चलती है तो उसका मन आहत हो जाता है, मन टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है और वह केवल नाम का खून का रिश्ता है। वह क्या कहता है? ये तो केवल नाम का खून का रिश्ता है, मेरी तो अहमियत ही नहीं है। घर में इस विषय पर बातचीत होती है। माँ जी खून के रिश्ते की महत्ता पर जोर देती है। माँ जी यानी कि माँ जी खून के रिश्ते पर जोर देती हैं और कहती हैं कि समाज में रिश्तों का मान तभी रहता है, समाज में रिश्तों का मान तभी रहता है जब उन्हें निभाया जाए। ऐसा कौन कहती है? माँ जी कहती हैं। तो माँ जी कह रही है कि समाज में रिश्ते तभी बने रहेंगे जब उन्हें निभाया जाएगा। और अंततः यह निर्णय लिया जाता है कि बाबूजी के साथ मंगलसेन भी सगाई में जाएगा। अंततः क्या निर्णय लेते हैं कि बाबूजी के साथ सगाई में मंगलसेन भी जाएगा। यह सुनकर मंगलसेन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उसे लगता है कि आखिरकार परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया और उसका मान सम्मान लौट आया है। सगाई के अवसर पर समधियों के घर मंगलसेन का खूब आदर किया जाता है। उसे कुर्सी दी जाती है, दूध बादाम पिलाए जाते हैं और उससे आदर पूर्वक बातचीत की जाती है। यह सब देखकर मंगलसेन का आत्मसम्मान जाग उठता है। वह भीतर ही भीतर स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है और अपने पुराने दुख भूल जाता है। जो भी उसके पुराने दुख थे उन्हें वो भूल जाता है। उसे लगता है कि यही तो खून के रिश्ते की पहचान है। उसे क्या लगता है? कि यही तो खून के रिश्ते की पहचान है। आगे देखिएगा कि सगाई के रस्मों के दौरान बाबूजी ₹1.25 लेने की बात पर अड़ जाते हैं। बाबूजी क्या कहते हैं
कि ₹1.25 लेंगे। किस लिए लेंगे आप समझ गए? दहेज के रूप में। वो एक लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष की तरफ को अलग अलग तिलक वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि ₹1.25 लेने की बात पर वो अड़ गए। लेकिन समधी लोग चांदी की थाली, कटोरियां और चम्मच भेंट स्वरूप दे देते हैं। समधी लोग क्या करते हैं भाई? चांदी की थाली भी दे देते हैं, कटोरियां दे देते हैं, चम्मच भेंट स्वरूप दे देते हैं। यह भेंट परिवार के लिए गर्व की बात बन जाती है। यह भेंट किसके लिए गर्व की बात बन जाती है? परिवार के लिए बहुत गर्व की बात बन जाती है भाई। मंगलसेन इस पूरे आयोजन को बड़े उत्साह से देखता है और अपने रिश्ते पर गर्व महसूस करता है। लेकिन कहानी यहीं एक गंभीर मोड़ ले लेती है। यहीं पर कहानी एक गंभीर मोड़ ले लेती है भाई। जब सभी लोग घर लौटते हैं तब यह पता चलता है कि चांदी का एक चम्मच गायब है। ओए होए ओए होए ओए होए, चांदी का एक चम्मच गायब है। बिना किसी ठोस प्रमाण के परिवार के सदस्य मंगलसेन पर संदेह कर लेते हैं। उसकी गरीबी और असहाय स्थिति को उसके विरुद्ध सबूत मान लिया जाता है कि ये तो गरीब है, ये तो असहाय है, इसी ने की होगी चोरी, यही है चोर। जैसे अभी एक कहानी हमने पढ़ी थी, बहादुर हुआ था, उसमें बहादुर के साथ भी तो यही हुआ ना। उसको भी तो चोर मान लिया गया, चोरी तो की नहीं थी उसने। बिल्कुल ऐसा ही देखेगा। बाबूजी, मनोरमा और अन्य लोग उससे कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। उसकी तलाशी ली जाती है, उसकी जेबें टटोली जाती हैं और उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। मंगलसेन इस अपमान को सहन नहीं कर पाता। मंगलसेन इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है। जिस परिवार और रिश्ते पर उसे गर्व था वही उसे अपमानित करता है। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट जाता है। भाई किसी का भी टूट जाएगा यदि उस पर चोरी का अपमान लगेगा, चोरी का आरोप लगेगा। मानसिक पीड़ा और अपमान के कारण वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यह दृश्य पाठक के हृदय को झकझोर देता है और समाज की निष्ठुरता को उजागर करता है कि समाज कितना निष्ठुर होता है। कोई दया नहीं होती समाज में भाई। आगे देखिए, कुछ समय बाद वास्तविकता सामने आती है और चांदी का चम्मच मंगलसेन ने नहीं चुराया था। वह चम्मच दुल्हन प्रभा के भाई के पास गलती से चला गया था, जिसे वह स्वयं लौटाने आता है। इस सत्य के सामने आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मंगलसेन पूरी तरह निर्दोष था, परंतु तब तक जो मानसिक यातना और अपमान उसे झेलना पड़ा उसकी कोई भरपाई संभव नहीं होती। अब भरपाई हो पाएगी? टूट तो गया ना वो, और उसने व्यवहार तो देख लिया ना परिवार वालों का, सबका। कहानी के अंत में लेखक यह संदेश देता है कि आज के समाज में खून का रिश्ता केवल शब्दों तक सीमित रह गया है। लेखक क्या संदेश देते हैं? लेखक का नाम क्या है भाई? इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से बोलो। खून का रिश्ता, कहानी के लेखक का नाम। वास्तविक जीवन में व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति से आंका जाता है। गरीब और असहाय व्यक्ति को न तो विश्वास मिलता है और न ही सम्मान। इस प्रकार यह कहानी मानवीय संवेदना, आत्मसम्मान, सामाजिक विषमता और नैतिक पतन का अत्यंत सशक्त और मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने कर लिया और यह पूरा हो गया है सेशन। आशा करता हूं कि यह सेशन आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा। एक होमवर्क मैं आप सभी के लिए यहां देना चाहूंगा। एक होमवर्क है, बताइएगा कि लाटी कहानी के लेखक कौन है। लाटी लिखिएगा, बराबर करके लेखक का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से बहादुर लिखिएगा, बहादुर, और इस कहानी के भी लेखक का नाम लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना सा होमवर्क है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी। इन दोनों कहानियों के लेखक का नाम क्या लिखेंगे यहां पर? लेखक। ठीक है जी। लेखक या लेखिका जो भी हैं उनका नाम आपने यहां पर लिखना है। यह आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है जी। तो बस इतना ही करते हैं आज के सेशन में। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा सेशन कैसा लगा। धन्यवाद, लव यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।